क्लास 12 का ये व्यतिकरण चैप्टर का है अगला टॉपिक। आप पार्ट 2 कह सकते हैं इसको। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। अभी हमने सिर्फ तरंगों का व्यतिकरण पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। देखिए, जब दो प्रकाश तरंगें एक ही दिशा में एक ही माध्यम में एक साथ, है ना, लगभग समान आयाम की या समान आयाम की संचरित होती हैं या चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण से परिणामी प्रकाश की तीव्रता घटती बढ़ती प्रतीत होती है। घटती बढ़ती प्रतीत होती है ना। ये हमने लिखा है, परिणामी प्रकाश तीव्रता क्या होती है? घटती बढ़ती प्रतीत होती है। तथा पर्दे पर दीप्त और अदीप्त व्यतिकरण की फ्रिंजें बनती हैं। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। कंडीशन आपका यहाँ से है, दो प्रकाश तरंगें एक ही दिशा में एक ही माध्यम में एक साथ लगभग समान आयाम या समान आयाम की संचरित होती हैं, तो उनके अध्यारोपण से, अध्यारोपण नहीं होगा तो आपकी व्यतिकरण क्रिया नहीं होगी, से परिणामी प्रकाश की तीव्रता घटती बढ़ती प्रतीत होती है। शून्य भी कह सकते हैं। इस तो पर्दे पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं। यंग ने अपने यंग का दिक् रेखाचित्र प्रयोग उसने दिया था, जिसमें दीप्त फ्रिंज अदीप्त फ्रिंजों को उसने दिखाया था। उन्होंने 3 पर्दे बनाए थे। एक में S1 छेद किया था, दूसरे पर्दे में 2 छेद थे इससे बराबर दूरी पर, उसके बाद तीसरा पर्दा था जहाँ पे फ्रिंज को व्यतिकरण की देखना था। तो S से अगर प्रकाश स्रोत से अगर प्रकाश निकलेगा तो गोली तरंगागर के रूप में निकलता है। जब वो S1 S2 पर पहुंचता है तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। ये दोनों से अलग अलग तरंगिकाएं निकलती हैं। उनकी श्रृंग गर्द श्रृंग के रूप में आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो ये देखा जाता है कि जब श्रृंग आपस में मिलते हैं, जैसे कि ये श्रृंग आपस में मिलते हैं तो दीप्त फ्रिंजें बनती हैं। जब ये दोनों तरंगें ऐसे चलने लगेंगी तो इन एक दूसरे पर इस स्थान पर क्या करेंगी? अध्यारोपित होंगी, व्यतिकरण की क्रिया होगी और हमें इस पर्दे पर दीप्त अदीप्त ऐसे दोनों तरफ क्रमागत आपकी फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। जैसे कि फोटो में ये दिखाए हैं हम, ये फ्रिंज ऐसे दिखती है। ये आपकी अदीप्त की फ्रिंज है, यानी डीप फ्रिंज, काली फ्रिंज में कह सकते हैं, और ये आपकी दीप्त फ्रिंज है यानी चमकीली फ्रिंज है। सभी फ्रिंजों की यानी अदीप्त और दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई सेम होती है। व्यतिकरण की क्रिया में दीप्त फ्रिंज की और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाइयाँ सेम होती हैं। इनके ये चौड़ाई दोनों की सेम होगी, दीप्त की भी और अदीप्त की भी, हर बार। दूसरी बात, जो केंद्रीय फ्रिंज होती है, ये केंद्रीय फ्रिंज इसको बोलते हैं, ये दीप्त ही होती है। उसके बाद अदीप्त बनती है, उसके बाद दीप्त। अब दीप्त के बाद दीप्त नहीं बनेगी, दीप्त के बाद अदीप्त बनेगी। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, एक नोट्स हमको आपको दे रहे हैं। व्यतिकरण की केंद्रीय फ्रिंज दीप्त होती है। इसके बाद क्रम से समान चौड़ाई की अदीप्त दीप्त फ्रिंजें बनती हैं दोनों तरफ, यानी दीप्त के केंद्रीय फ्रिंज के दोनों तरफ बनती हैं। ठीक है, एक और चीज़ देता हूँ आपको, फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई विड्थ है, फ्रिंज विड्थ। प्रकाश व्यतिकरण की क्रिया में दीप्त और अदीप्त फ्रिंज बनती है, ये तो तय है। क्रमागत 2 दीप्त तथा 2 अदीप्त, क्रमागत लेना, क्रमागत 2 दीप्त लीजिए या क्रमागत 2 अदीप्त लीजिए। फ्रिंज के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के व्यतिकरण की क्रिया में बने हुए फ्रिंजों में से 2 दीप्त, क्रमागत 2 दीप्त या 2 अदीप्त के फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई W कहते हैं। W बराबर होता है d लैम्डा बाई d। इसमें d है जो आपने स्लिट्स बनाया था S1 S2,
यहाँ से ये पर्दे की दूरी जहाँ फ्रिंजें बनती थी इसी को हम डी कहते हैं, और स्मॉल डी है इन स्लिटों के बीच की दूरी, और लैम्डा है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, और डब्ल्यू आपकी फ्रिंज की चौड़ाई। अब हम क्या करते हैं कि फ्रिंज चौड़ाई का सत्यापन करते हैं आपके लिए। ये फ्रिंज चौड़ाई का सत्यापन आपको दिखाया जा रहा है। देखिए अंक के प्रयोग का ही ये चित्र है। ये आपका एक S1 छेद है, S1 S2 दो छिद्र हैं। इसके बाद ये पर्दा लगा है जहाँ फ्रिंजें बनेंगी। जब यहाँ से प्रकाश आपतित होगा, जब यहाँ पहुँचेगा तो ये नए तरंग स्रोत का कार्य करेगा। इससे समान आयाम की तरंगें निकलेंगी, और जब S1 S2 पर पहुँचेंगी तो वो भी एक तरंग स्रोत का कार्य करेगा हाइगेंस के अनुसार। तो इससे द्वितीयक तरंगिका निकलेगी, और द्वितीयक तरंगिका निकल करके इस स्थान पर अध्यारोपित होगी और फ्रिंज की वो व्यतिकरण की क्रिया होगी। ये हम अगर मानते हैं कि दीप्त फ्रिंज से एक और फ्रिंज में P को बना रहे हैं हम, और उसकी दूरी x है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए ये हमने थ्योरी लिखी है, थ्योरी आप थोड़ा समझ सकते हैं तो अच्छा रहेगा। माना एक x रेखा चित्र है ये, जिससे लैम्डा तरंग दैर्घ्य की प्रकाशित किया गया है। इससे समान दूरी पर S1 S2 दो रेखा छिद्र हैं, इनके बीच की दूरी d है। इससे कैपिटल D दूरी पर पर्दा है जहाँ पर व्यतिकरण की फ्रिंज बनती है। जब S1 S2 से समान आयाम समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें माध्यम में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से व्यतिकरण क्रिया होती है और पर्दे पर फ्रिंजें बनती हैं व्यतिकरण की। तो माना पर्दे पर केंद्रीय फ्रिंज, केंद्रीय O पर दीप्त फ्रिंज बनती है। इससे x दूरी P पर फ्रिंजें बनी है। तो देखिए अगर ये फ्रिंज बनी होगी तो इस तरंग छोटी तरंग है, ये आपकी बड़ी है, तो पथांतर इतने का होगा। तो हम लिखेंगे तरंगिकाओं का पथांतर P फ्रिंज के लिए क्या होगा, S2P S1P बराबर S2A। अब हम क्या करते हैं, समान कोण के लिए ये बना हुआ है PCO, और समान कोण के लिए ये भी बना हुआ है S1 S2A। दोनों त्रिभुज समसम होंगे। इसके आधार पर हम दोनों त्रिभुज को लेते हैं S1 S2A, यानी आप इसको कह सकते हैं S1 S2A, और ये एक है आपका PCO। यहाँ पे हमने क्या किया कि लंब लिया, दोनों का कर्ण लिया, तो S1 S2 और इसका PC, इसका अनुपात हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये आपका कर्ण है, सॉरी ये लंब है, ये कर्ण है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हमने कर दिया कि ये PC ले लिया और PO ले लिया। तो यहाँ हमने PC और PO ले लिया। PC जो आपका है PC, ये आपका कर्ण है। अगर हम ये कहें कि ये पर्दों के बीच की दूरी कॉमन है तो PC बराबर हम कह सकते हैं CO के बराबर, यानी D कह सकते हैं। तो ये हमने मान रख दिया। PO आपका जो है x दूरी है, फ्रिंज की x दूरी है। तो हमारा देखिए यहाँ पे S1 S2 की जगह D, S2A D/x, यानी x बराबर S2A D/d। दीप्त फ्रिंज अगर हम बनाते हैं तो दीप्त फ्रिंज के लिए जो पथांतर होता है, यानी S2A का मान जो होगा वो m लैम्डा होगा। m बराबर 1 2 3 4 लेंगे तो ये आपका यहाँ पे हम m लैम्डा यूज कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा दीप्त फ्रिंज के लिए xm बराबर md λ/d। ये हो जाए दीप्त फ्रिंज की दूरी केंद्रीय फ्रिंज से जो ये दूरी आएगी वो आपके सूत्र ये बताएगा। अगर अदीप्त फ्रिंज के लिए लेते हैं तो अदीप्त फ्रिंज हमेशा दीप्त के बीच में बनती है, दो दीप्त के बीच में बनती हैं। तो हम दो दीप्त के बीच में पथांतर को हम m-½ लैम्डा कर लें या 2m λ/2 कर लें तो हो जाएगा ये। तो यहाँ पे m का मान 1 2 3 है, ठीक है। अगर आप इसको और अच्छा समझना चाहते हैं तो m के मान को अगर चेंज करते रहें तो आपका λ/2 आएगा, 3 λ/2 आएगा, है ना, ठीक है। ऐसे 5 λ/2 आएगा, मतलब कि m का आधा ही आता जाता है। तो ये इस तरह से आपका समझ में आएगा।
तो ये m हाफ डी लैम्डा बाई डी, ये अदीप्त फ्रिंज की दूरी है। कहाँ से? केंद्रीय फ्रिंज से। ये क्लियर हो गया आपको? अब आगे देखते हैं कि फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई में क्या होता है कि क्रमागत द्वीपों के बीच की दूरी, दो द्वीपों के बीच की दूरी। तो मान लीजिए पहला अगर xm है तो दूसरा m+1 रख लीजिए, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सीधे सीधे कि दूसरे वाले में से पहले को घटा लीजिए, जैसा कि हमने यहाँ दिखा दिया। अब इसमें क्या होगा, ये m+1 है फ्रिंज, ठीक है, ये m+1 डी बाई डी है माइनस m डी लैम्डा बाई डी है। जब हल करेंगे तो हमारा W बराबर आएगा, ये यहाँ से करेंगे तो ये m वाला कट जाएगा, डी लैम्डा बाई, ये होगी फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र। आपको ये क्लियर हो गया होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और पर्याप्त है आपके लिए। फ्रिंज चौड़ाई ये आपकी मुख्य है, हम चाहेंगे कि इसको आप ठीक से कई बार में सीखें, किताब का भी सहारा ले सकते हैं। धन्यवाद। पसंद आए वीडियो तो लाइक करिए।